हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है अंकुर सिंह यूपी कॉप यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं के संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा हमारा जो है पहला क्वेश्चन है भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा यह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सिर्फ पढ़कर अपने मन के भावों विचारों को आदान प्रदान करता है। मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा व साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भावों विचारों का आदान प्रदान नहीं करता है, या मनुष्य बोलकर अपने मन के भावों विचारों का आदान प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बी ऑप्शन सही होगा। भाषा व साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों विचारों का आदान प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है भाषा शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस धातु से हुई है? तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला ऑप्शन है भाष्य, भाष्य और भाष और भास। तो हम देखेंगे किससे हुई है? भास से हुई है। भास का अर्थ होता है, क्या होता है? हम देखेंगे बोलना या कहना। भाष का मतलब होता है बोलना या कहना। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? सी, भाषा शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में इसकी धातु ही है भाष धातु से हुई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन हमारा है हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हमारा हिंदी भारत की राजभाषा है। उसके बाद हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन हमारा हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश और प्रकृत। यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी की आदि जननी कौन है? हमारा जो है संस्कृत है। अब यहाँ पर हम इसका देख लेते हैं। संस्कृत के दो रूप हैं। पहला हम देखेंगे जो है वैदिक संस्कृत होता है। वैदिक संस्कृत होता है। और उसके बाद दूसरा हम लौकिक संस्कृत होता है। लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत को जो है हिंदी की आदि जननी लौकिक संस्कृत को माना जाता है। हिंदी से अब यहाँ आप देखेंगे जैसे रामायण और महाभारत जो है, महाभारत ये जो है लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। और उसके बाद हम देखेंगे अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेंगे, जो अपभ्रंश है हिंदी का पालन पोषण किस में हुआ है? हिंदी का पालन पोषण जो है अपभ्रंश में हुआ है। पालन पोषण जो है कहाँ हुआ है? अपभ्रंश में हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन हमारा जो है लौकिक संस्कृत डैश 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 रिक्त स्थान है और डैश 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 अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी का जो विकास सबसे पहला हम देखेंगे संस्कृत है। संस्कृत हिंदी भाषा का जो विकास अब यहाँ पर संस्कृत है। संस्कृत, फिर पाली, फिर प्रकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हम देखेंगे अवहट हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्राचीन हिंदी। उसके बाद हम देखेंगे प्राचीन हिंदी और उसके बाद देखेंगे आधुनिक हिंदी। ये विकास का क्रम है जो हम आप देखेंगे। तो फिर क्या हिंदी बात किया पाली, उसके बाद प्रकृत। हाँ, ऑप्शन ए सही रहेगा। अब उसके बाद देखेंगे विश्व में हिंदी भाषा का स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी भाषा जो विश्व में बोली जाती है तृतीय स्थान प्राप्त है। प्रथम स्थान हमको देखेंगे किसकी है? अंग्रेजी की है। प्रथम स्थान किसकी? अंग्रेजी की है। फर्स्ट स्थान जो है अंग्रेजी की है। दूसरा हमारा जो है चीनी भाषा मैंड्रिन की है। और तीसरा स्थान जो है हमारा थर्ड स्थान किसका है? हिंदी का। विश्व में बोली जाने वाली भाषा से पहला अंग्रेजी, दूसरा है चीनी में मैंड्रिन और उसके बाद तीसरा में जो है हिंदी बोली जाती है। अब यहाँ पर सितंबर माह में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में किस शहर में आयोजित किया गया था? हम यहाँ देखेंगे भोपाल में। और इसके संबंध कुछ जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है 1975 में नागपुर में हुआ था। 10वां जो है 2015 में भोपाल में हुआ था। उसके बाद 12वां हम देखेंगे सन 2023 में जो है फिजी के देनराऊ द्वीप कन्वेंशन सेंटर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अब यहाँ पर हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन है भाषा का लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो यहाँ पर हम देखेंगे वाक्य, ध्वनि, पद और
शब्द थे। यहाँ पर हम देखेंगे कौन से भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, शब्द है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, भाषा के दो रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं, एक लिखित, दूसरा है मौखिक। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब यहाँ पर लिखित भाषा का हम देखेंगे सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, पद होती है, और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती, ध्वनि होती है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे ध्वनि या बोली जिसको बोलते हैं, बोली। अब यहाँ पर हम देखेंगे उसके बाद हमारा आता है क्या, अक्षर आता है। अक्षर के बाद हमारा कौन सा आता है, पद आता है, पद या शब्द जिसको बोलते हैं, पद या शब्द। उसके बाद हमारा पदबंध आता है, पदबंध, बंध, पदबंध। उसके बाद हम देखेंगे पदबंध हो गया। उसके बाद फिर उपवाक्य, उपवाक्य, उपवाक्य। उसके बाद फिर वाक्य। हम ये देखेंगे वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, वाक्य उपवाक्य से छोटी इकाई जो है पदबंध है, पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है, पदबंध। उसके बाद फिर पद या शब्द से छोटी इकाई अक्षर होती है, और अक्षर से छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ध्वनि या बोली होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाषा का सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है, शब्द है। उसके बाद हम देखेंगे 9वां क्वेश्चन हम देखेंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को, हिंदी दिवस जो है हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर 14 सितंबर 1949 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसी कारण जो है 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को जो है हिंदी दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस हमारा जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाती है। साहित्यिक भाषा, व्याकरणिक भाषा, प्रांजल भाषा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी भाषा है, मानक भाषा जो है व्याकरणक और वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है। उसके बाद हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का मिश्रण, इन तीनों का मिश्रण जो है क्या कहलाता है, हमारा जो है हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है। और उसके बाद हम आगे देखेंगे 12वां क्वेश्चन हमारा देखेंगे, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन के भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। उसके बाद हम 13वां क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है। हिंदी भाषा के उद्गम और विकास के लेखक हमारे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी हैं। और उसके बाद हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, की रचना की थी। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 और हिंदी वाड्मय और रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र द्वारा, के लेखक जो है डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा उसके लेखक हैं, हिंदी साहित्य का भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब इसके बाद देखेंगे 14वां क्वेश्चन हमारा देखेंगे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका ऑप्शन होगा हमारा 1500 से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब माना जाता है, तो 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। तो यहाँ पर हम इसके देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल जो माना जाता है, आर्य भाषा का काल जो माना जाता है कब से कब तक माना जाता है, हम देखेंगे 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय माना जाता है वो हम देखेंगे 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो समय सीमा है 1000 ईस्वी से अब तक है। उसके बाद अब देखेंगे खड़ी बोली की प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा है किसका, आर्य समाज का रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी 1867 ईस्वी में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लांस्की और कर्नल अल्टकाट 1875 ईस्वी में किया था।
और उसके बाद हम 16वां क्वेश्चन देखेंगे, रीतकालीन काव्यों का काव्य भाषा क्या थी। तब यहाँ देखेंगे अवधी नहीं थी, खड़ी बोली नहीं थी, बुंदेली नहीं थी, ये कौन थी, ब्रज भाषा थी। अब यहाँ जैसे रीतकालीन और उसके बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल में देखेंगे राम भक्त और कृष्ण भक्त। तो यहाँ पर राम भक्त में जो है अवधी, कृष्ण भक्त में जो है ये ब्रज भाषा का अधिकतम में रचना की गई। अब यहाँ पर हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय भाषा परिवार में हमारा जो है अंग्रेजी आ जाता है, अंग्रेजी, उसके बाद संस्कृत आ जाता है, और उसके बाद हमारा जो है अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, और उसके बाद हमारा जो है हिंदी, भारोपीय भाषा परिवार। और यहाँ पर हम देखेंगे द्रविड़ भाषा परिवार में हमारा कौन कौन सी आ जाता है। द्रविड़ भाषा परिवार में तेलुगु, मलयालम। तो ये जो दक्षिण भारतीय जो बोलियां बोली जाती हैं, दक्षिण भारत की जो बोलियां बोली जाती हैं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। 1893 में, 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। उसके बाद 19 नंबर है हमारा जो है भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना, बच्चों के श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों को व्यस्त रखना, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान। तो ये ऑप्शन ए सही है हमारा जो है कि भाषा के संबंध उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान और उसका निदान। हम देखेंगे 20वां क्वेश्चन हमारा है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सी एक नहीं है। अब यहाँ पर भाषाई कौशल में कौन कौन सा आ जाता है, सुनना, बोलना, लिखना, अब हंसना, ये नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे काव्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य जो है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों का परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों को जानकारी देना, सी ऑप्शन है संगीत कला का निपुण बनाना, और रसानुभूति और अनुभूति कराना, डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, मौखिक शुद्ध वर्तनी जो शुद्ध हो, और उसके बाद श्रुत लेख सुनकर लिखना, सुलेख मतलब सुंदर लेख, आशुभाषण का मतलब हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है आशुभाषण, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप जो होता है वो आशुभाषण होता है, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद हम देखेंगे 23 नंबर राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, मानव का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रभाषा जो है किसकी प्रतिनिधित्व करती है, हमारा जो है सी नंबर सही, राष्ट्र संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद हम देखेंगे राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, उसे राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे 25 क्वेश्चन हमारा जो है भाषावाचिक ध्वनि संकेतक है। तो यहाँ पर वाचिक का मतलब हो जाएगा हमारा जो है मुख, वाचिक का मतलब मुख या वाणी, मुख या वाणी से कहा हुआ, मुख या वाणी से कहा हुआ, मुख या वाणी से कहा हुआ, तो ये वाचिक हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे मुख या वाणी से कहा हुआ, तो यहाँ घ्राणेन्द्रियों की सहायता संकेतों को उच्चारण, इन इंद्रियों की सहायता संकेतों को उच्चारण, वाग इंद्रियों की सहायता का उच्चारण, और ज्ञान इंद्रियों की सहायता, वाग इंद्रियों की सहायता से जो है उच्चारण या मुख्य वाणी, यहाँ आप देखेंगे कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ के द्वारा जो उच्चारण तो वाग इंद्रिय उच्चारण वाग इंद्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, भाषावाचिक की ध्वनि संकेतक है, सी ऑप्शन। उसके बाद हम देखेंगे 26 नंबर भाषा संकेतात्मक है जिसमें ध्वनियों के उच्चारित होती है, संकेतात्मक या प्रतीकात्मक, संकेतात्मक या प्रतीकात्मक, संकेतात्मक या प्रतीकात्मक, संकेतात्मक या प्रगीतात्मक। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा, ध्वनियों के संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती है। मातृभाषा कहलाती है, मातृभाषा क्या कहलाती है, वह भाषा जिसके द्वारा बालक अपने पड़ोस से अपनाता और सीखता है, बालक अपने परिवार से अपनाता सीखता है, बालक अपने कंप्यूटर से अपनाता सीखता है, और बालक अपने स्कूल से अपनाता सीखता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मातृभाषा वो होगी जो बालक अपने परिवार से अपनाता सीखता है, वो जो है क्या कहलाएगी, मातृभाषा कहलाएगी। तो बी ऑप्शन सही है हमारा जो है। 28 नंबर देखेंगे परिभाषिक शब्द है जो प्रत्येक क्षेत्र में अर्थ को प्रकट करता है,
जिसका परिभाषा की व्याख्या नहीं की जा सकती हो। बी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित या परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हो। डी ऑप्शन है जो किसी क्षेत्र के विशेष में एक निश्चित या परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हो। तो यहाँ ऑप्शन सी सही रहेगा, क्षेत्र विशेष एक निश्चित परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हो, तो ऑप्शन सी ये परिभाषिक शब्द का अर्थ है। उसके बाद हम देखेंगे 29 भाषा संकेतात्मक है, अर्थात उसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं उनका किसी व्यक्ति से संबंध होता है। भाषा संकेतात्मक है अर्थात जिसमें ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं, व्यक्ति संबंध होता है, वस्तु या कार्य से संबंध नहीं होता है। अवस्तु या कार्य से संबंध होता है, क्रिया के विशेषण या कार्य के संबंध होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन सी है सही होगा, ध्वनियों को उच्चारित होती हैं, किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। हम देखेंगे 30 नंबर हम देखेंगे यहाँ फिल इन द ब्लैंक है। उसके बाद में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियाँ प्रचलित हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर हम देखेंगे 30 नंबर हमारा कौन सा होगा, बोली, विभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा, विभाषा होगा। विभाषा के में स्थानीय क्षेत्रों भेदों के आधार पर कई बोलियाँ प्रचलित हैं। और उसके बाद हम देखेंगे भाषा, बोली। अब यहाँ पर इसमें देख लेते हैं कि भाषा जो है बोली का पूर्ण विकसित रूप है, जबकि विभाषा जो है बोली का अर्ध विकसित रूप है। अब यहाँ विभाषा का क्षेत्र या बोली की अपेक्षा जो है ये विस्तृत होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे देश में जो बोली जाती है, देश हो गया। उसके बाद चलो आगे हम देख लेंगे इसको। अब यहाँ पर हम देखेंगे बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्यिक रचना होने पर वह क्या बन जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्रजभाषा बन जाती है, उपभाषा, लिपि, क्षेत्रीय रूप। यहाँ पर जब बोली का जो क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो यहाँ पर वो क्या कहलाती है, उपभाषा कहलाती है। अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, जैसे देश, उसके बाद फिर राज्य आता है, राज्य के बाद हमारा क्षेत्र आता है, क्षेत्र के बाद हमारा कौन सा आता है, गाँव आता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे देश में क्या बोली जाती है, भाषा। राज्य में क्या बोली जाती है, उपभाषा। और उसके बाद हम क्षेत्र में क्या बोली जाती है, बोली। और उसके बाद हम गांव में क्या बोली जाती है, उपबोली। आप यहाँ देखेंगे उपबोली जब विकसित होगी तो बोली कहलाएगी, बोली जब विकसित होगी तो उपभाषा कहलाएगी, उपभाषा जब विकसित होगी तो भाषा कहलाएगी। तो इसी हिसाब से जो है बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित होता है, बोली का क्षेत्र जब विकसित होता है क्या कहलाएगी, उपभाषा कहलाती है। अब यहाँ पर देखेंगे ब्रजभाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है। तो ब्रजभाषा का विकास हम देखेंगे सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है। अब यहाँ पर इसको और देख लेते हैं। अपभ्रंश के 4 रूप हैं, अपभ्रंश के 4 रूप हैं, कौन कौन से, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी या नागर या पसाची। तो यहाँ पर इसमें जो सौरसेनी है, सौरसेनी। अब यहाँ पर सौरसेनी की जो उपभाषा है हमारा देखेंगे पश्चिमी हिंदी है। सौरसेनी की जो उपभाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी है। अब पश्चिमी हिंदी की जो बोली जाती है तो यहाँ पर हम देखेंगे खड़ी बोली हो गई, खड़ी बोली। उसके बाद हम देखेंगे या इसको कौरवी भाषा भी बोलते हैं, कौरवी भाषा बोलते हैं, पहला हमारा हो गया। दूसरा हम देखेंगे दूसरी बोली कौन सी बोली जाती है, हम देखेंगे ब्रजभाषा बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है। उसके बाद हम तीसरा हम देखेंगे कन्नौजी बोली जाती है, कन्नौजी। और उसके बाद हम देखेंगे चौथा हम देखेंगे बुंदेली बोली जाती है, बुंदेली। और उसके बाद हम पांचवा देखेंगे, पांचवा हमारा कौन सी बोली जाती है, हम देखेंगे पांचवा हमारा जो है दक्षिणी हिंदी बोली जाती है, दक्षिणी हिंदी। और उसके बाद हमारा छठवा हमारा जो है हरियाणवी बोली जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाटू, पहला हम देखेंगे हरियाणवी में 2 जो है बोली जाती है, जाटू, और दूसरा जो है बांगरी या राघड़ी भी इसको बोला जाता है, राघड़ी भी इसको जो है बोला जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें ब्रजभाषा विकसित अभ्रंश से हुआ है, सौरसेनी अभ्रंश से, और बोली कौन सी है, ब्रजभाषा है। तो ऑप्शन डी सही है। अब यहाँ पर देखेंगे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हमारे बाल गंगाधर खेर जी थे। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है। तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। कैसे, अब यहाँ पर हमने देखा डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे है ये,
देश में क्या बोली जाती है? भाषा। राज्य में उपभाषा, क्षेत्र में बोली और गांव में उपबोली। तो यहाँ पर क्षेत्र में क्या बोली जाएगी? बोली। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? डी सही रहेगा। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाएगा? बोली। अब यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी भाषा का समय कौन सा है? हिंदी भाषा का समय हम 1000 ईस्वी से अब तक है। हिंदी भाषा का समय कब है? 1000 ईस्वी से अब तक जो है माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे भारत में संस्कृत भाषाओं का साहित्यिक विकास का क्रम कैसे रहा? तो संस्कृत हुई, उसके बाद फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हम देखेंगे अवहट्ट। उसके बाद हम देखेंगे प्राचीन हिंदी। उसके बाद हम देखेंगे आधुनिक हिंदी। हमने देखा प्राचीन हिंदी, उसके बाद आधुनिक हिंदी। उसके बाद हम देखेंगे 38 नंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही रहेगा? डी सही रहेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे जिस भाषा का अनुवाद किया गया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा, मानक भाषा, लक्ष्य भाषा या माध्यम भाषा। तो यहाँ पर हम जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। इसके और कहीं से अर्थ देख लेते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। जिस नई भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा या प्रस्तुत भाषा कहा जाता है। उसके बाद निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? मानक भाषा। निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? मानक भाषा कहलाती है। अब यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय सीमा कौन से है? अब यहाँ हम देखेंगे 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। हम यहाँ पर ऊपर भी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा कौन सी है? हम देखेंगे 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक है। 500 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय सीमा जो है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। और उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो समय सीमा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय सीमा जो है 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक है। उसके बाद हम देखेंगे 40वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 40वां क्वेश्चन क्या है? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो यहाँ पर हम देखेंगे भारत में आर्य भाषा का आरंभ जो है 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। 44 क्वेश्चन देखेंगे भी। उसके बाद भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन सी सही है। राजा राम मोहन राय जी ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। अब यहाँ पर 43 नंबर देख लेते हैं। हिंदी भाषा के विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो यहाँ पर संकेतों द्वारा, लिख कर, बोल कर, सुनकर। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिखित भाषा विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिख कर व्यक्त करते हैं। ऑप्शन सी सही है। 44 नंबर हम देखेंगे निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? अब यहाँ पर सरलता से क्लिष्टता की ओर, भावों से विचारों की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? जटिलता से सरलता की ओर है। उसके बाद हम देखेंगे 46 नंबर हमारा जो है क्वेश्चन है निम्नलिखित भाषा के भाषाविदों और उनके ग्रंथों द्वारा के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, इनको हमके भाषा ग्रंथों के साथ सुमेलित करना। इनके रचनाकार है, रचना है। अब यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कामता प्रसाद गुरु की रचना जो है हमारी है हिंदी व्याकरण है, दूसरा है। और किशोरीदास वाजपेयी का जो है किशोरीदास वाजपेयी का जो है किशोरीदास वाजपेयी का जो चौथा ऑप्शन हिंदी शब्दानुशासन है। उसके बाद हम देखेंगे उदय नारायण तिवारी जी का कौन सा है? उदय नारायण तिवारी जी का ऑप्शन ए है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उसके बाद रामविलास शर्मा जी का कौन सा हो जाएगा? रामविलास शर्मा जी का हो जाएगा भाषा और समाज। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला ए का जो है कौन सा है? 2 है, और बी का है वह चौथा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। 2, 4, 1, 3। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम ट्रिक देख लेते हैं कि कामता प्रसाद गुरु की जो रचना है कौन सी है? हमारे जो है हिंदी व्याकरण है। अब यहाँ पर गुरु और व्याकरण से संबंध हो जाएगा, इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे किशोरीदास वाजपेयी का है, तो यहाँ पर हम देखेंगे किशोरीदास वाजपेयी की हिंदी शब्दानुशासन है। अब यहाँ पर किशोर जो अवस्था होती है तो यहाँ पर अनुशासन होता है, तो यहाँ पर हिंदी शब्दानुशासन हो जाएगा। उदय नारायण तिवारी जी
उदय नारायण तिवारी, तो उदय का, तो यहाँ पर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जो है, तो ये उदय नारायण तिवारी से हम उदय से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, उद्भव और विकास से। अब जैसे रामविलास शर्मा है, तो यहाँ पर राम और विलास शर्मा, तो समाज में समाज में हमारे जो है राम जी प्रचलित हैं, तो रामविलास शर्मा से भाषा और समाज का हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 48 नंबर, हम देखेंगे इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हम एक बार इसको 8वीं अनुसूची के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, 14 भाषाओं को। अब कितने हैं, 22 हैं। बढ़े कितने हमारे जो है, इसके बढ़े जो है हमारे 8 बढ़ गए। अब यहाँ 8 कौन से बढ़े हैं, हम देखें 21वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जब हुआ था 21 वाला, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा ऐड हुआ, सिंधी भाषा ऐड हुई थी। 71वां संविधान संशोधन जब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो इसमें नमक जोड़ा गया था। यहाँ पर स्ट्रिक्स हम इसको याद सकते हैं। ये 3 भाषाएँ जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको हम नमक द्वारा याद कर सकते हैं, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो अब उसके बाद हम देखेंगे 52वां संविधान संशोधन जो है, बोडो जोड़ा गया, डोमरी, मैथिली और संथाली। बोर्ड मास के जरिए हम इसको याद कर सकते हैं। 92वें संविधान संशोधन में जो है ये भाषाएं जोड़ी गई। BO से बोडो हो गया, D से डोमरी हो गया, MA से मैथिली हो गया, S से हमारा संथाली हो गया। तो यहाँ पर इसको हम याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हम शामिल नहीं, राजस्थानी, अंग्रेजी, भोजपुरी ये सब शामिल नहीं है जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची की में नहीं शामिल है। तो यहाँ पर हम कौन सी शामिल नहीं है, राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे 49 नंबर, हम देखेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है। तो यहाँ पर हमसे अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है संविधान शासकीय भाषा घोषित किया गया है। और उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे D ऑप्शन है, हिंदी भाषा के विकास के संबंधित निर्देशों का वर्णन जो है अनुच्छेद 351 में किया गया। तो ऑप्शन D सही है। उसके बाद हम देखेंगे 51 नंबर, हम देखेंगे भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश अनुच्छेद में दिए गए हैं, अनुच्छेद 348 में दिए गए हैं। ऑप्शन C सही है। हम देखेंगे भारत के संविधान के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के संबंध भाषा के संबंधी निर्देश अनुच्छेद किस में दिए गए हैं, 348 में दिए गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। तो यहाँ पर 210 में क्या निर्देशित है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ऑप्शन A है, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में है। तो यहाँ पर अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 120 में जो है देखेंगे, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 210 में हम देखेंगे विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा अनुच्छेद 210 में जो है 210 में जो है कौन सी है, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। और उसके बाद हम देखेंगे 120 में हमारी जो है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो यहाँ पर 210 में जो है क्या उनसे ऑप्शन हो जाएगा, B ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम देखेंगे अब यहाँ पर कुछ जो है इसके अनुच्छेद, हम इसको भाषा संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 343 में क्या हिंदी शासकीय भाषा घोषित की गई। अब यहाँ अनुच्छेद 343 में हिंदी शासकीय भाषा घोषित की गई। उसके बाद अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। हम यहाँ पर राजभाषा कौन सी होगी, अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी लिपि होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे अनुच्छेद 346 एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा जो है किस अनुच्छेद संबंधित है, 346। जैसे एक राज्य दूसरे राज्य से पत्र आदि भेजेगा तो किस राजभाषा में भेजेगा, तो इसमें संबंधित है। और उसके बाद अनुच्छेद 348 हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा अनुच्छेद 348 में दी गई है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की भाषा कौन सी होगी, अनुच्छेद 348 में दी गई है। अनुच्छेद 351 में देखेंगे हिंदी भाषा का विकास के संबंध में निर्देश जो है अनुच्छेद 351 में दिया गया। 120 हम देखेंगे संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है 120 में है। और 210 जो है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।